आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले एक दो चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि डेटाबेस अनोमली क्या होती है और डेटाबेस डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, एनोमली का मतलब होता है डेटाबेस के अंदर कोई मिस्टेक, कोई एरर। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस में आमतौर पर जो मिस्टेक्स या एरर्स आती हैं वो किस वक्त आती हैं? जब हम डेटाबेस में रिकॉर्ड डालते हैं, जब हम डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, या जब हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो एनोमली का मतलब क्या होगा? एनोमली मीन इनकंसिस्टेंसी इन द पैटर्न फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म। तो डीबीएमएस के अंदर एनोमली का आना ऑब्वियस है, बहुत सारे केसेस में होता है, तो बहुत सारी किस्म की भी होती हैं। बहरहाल 3 मेजर किस्म की एनोमलीज होती हैं: इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली। तो इनको देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस वक्त आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में हमारे पास कुछ एनोमलीज हैं। ठीक है, चेक करें। वर्कर आईडी, वर्कर नेम, वर्कर डिपार्टमेंट और वर्कर का एड्रेस लिखा हुआ है। जहां नीचे चले जाएं तो उसने क्या किया जी, वर्कर आईडी 65 पे रमेश का रिकॉर्ड डाला है एक दफा, दोबारा वही रिकॉर्ड उसने टेबल में डाल दिया। अब क्या हो गया? ये डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, रिपीटिंग ग्रुप आ गया टेबल के अंदर। ये एक अनोमली है, एक मिस्टेक है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 65, 73, 76 नाम के 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में हमारे डेटाबेस में ये इंसर्शन एनोमली आई हुई है। ठीक है, तो एनोमली 3 किस्म की होती है। अपडेशन एनोमली, अपडेट करने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस के अंदर से जी रिकॉर्ड को डिलीट किया। ठीक है, आपने यहां से रिकॉर्ड नंबर 65 को डिलीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे अपडेट करने से पहले आपका काम ये बनता था कि आप टेबल को सॉर्ट आउट करते। ठीक है, और नीचे वाले रिकॉर्ड्स को ऊपर लेकर आते। तो आपने ये काम नहीं किया और ब्लैंक रो के साथ डेटाबेस को अपडेट कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपके डेटाबेस में अपडेट की अनोमली आ जाएगी। ठीक है, दूसरी आ जाती है इंसर्शन एनोमली। ये एरर तब आती है जब हम डेटाबेस में रिकॉर्ड एंट्री कर रहे होते हैं, तो हम एक ही रिकॉर्ड को 2 दफा 3 दफा इंसर्ट कर जाएं, ये इंसर्शन एनोमली हो जाएगी। या हम ऐसा करें, मिसाल के तौर पे कोई की एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, जैसे प्राइमरी की है जहां पे रोल नंबर हम लगाते हैं, तो हम जी रोल नंबर को खाली छोड़ के चले गए, ब्लैंक कर दिया। अब क्या होगा? डेटाबेस में इंसर्शन की गलती आ जाएगी। ठीक है, और डिलीशन की आपने देख लिया कि जब हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड को डिलीट करें और गलत तरीके से डिलीट करें तो वो मिस्टेक क्या होती है? डिलीशन एनोमली होती है। एक और एग्जांपल टेबल आपके सामने है। यहां पर भी 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आपको सबसे पहले नजर आ रहे हैं, तो ये इंसर्शन की एनोमली आई हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो दूसरी चीज होती है एनोमली के अलावा डेटाबेस में, वो होती है डिपेंडेंसी। अब ये एनोमलीज और डिपेंडेंसीज जो दोनों किस्म की चीजें हैं, इन दोनों को आप मिस्टेक्स कह सकते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, यानी कि डेटाबेस में फील्ड्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, इन्हिसार करना। मिसाल के तौर पर देखें, यहां एक टेबल बना हुआ है और बहुत ही अजीब सा टेबल बना हुआ है, जहां पे फर्स्ट फील्ड है जी रोल नंबर, नेम, आगे क्या है? डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। अब अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के हवाले से जो हमारे फील्ड बनते हैं वो बनता है रोल नंबर बनता है, स्टूडेंट का नेम बनता है, स्टूडेंट का फादर नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है। स्टूडेंट के डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उससे हमें यह पता लग रहा है कि ये जो रोल नंबर है, ये नेम और रोल नंबर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं।
बट इस रोल नंबर पे ये डिपार्टमेंट नेम भी डिपेंड नहीं कर रहा और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग भी डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये दो एडिशनल फील्ड हैं, ठीक है। तो अब इस टेबल में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फर्स्ट टू फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और सेकंड टू फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां पे ये बताया गया है कि रोल नंबर पे डिपेंडेंट कौन सा है और कौन सा नॉन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब ये एक डिपेंडेंसी आ गई है हमारे पास। डेटाबेस में डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होती है? एक होती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक होती है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। तो ट्रिवियल आर डिपेंडेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे हम कहते हैं x इज डिपेंडेंट अपॉन y, इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा x के अंदर से निकाली जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है, यहां पे कहते हैं रोल नंबर, नेम और एज है। तो यहां पे कहता है रोल नंबर इज डिपेंडेंट अपॉन नेम, ठीक है। नेम जो है ये ट्रिवियल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? रोल नंबर के ऊपर, ठीक है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी होती है, ठीक है। इसमें यह होता है कि फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस ना हो। मिसाल के तौर पे आप रोल नंबर नेम पे तो डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है? नॉन ट्रिवियल। एज रोल नंबर का सबसेट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि A इज डिपेंडेंट अपॉन B एंड C। एक फील्ड है और दो फील्ड्स पर डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू को दो फील्ड से डिराइव किया गया है। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फिर हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। A इज डिपेंडेंट अपॉन B एंड B इज डिपेंडेंट अपॉन C, यानी कि पहला फील्ड दूसरे पे और दूसरा तीसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब ये चीजें अनोमलीज और डिपेंडेंसीज, इनको कहते हैं डेटाबेस की मिस्टेक्स, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि टेबल का हर फील्ड प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने प्राइमरी की रोल नंबर को बनाया तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड का हर फील्ड उस पर डिपेंड करेगा। ये परफेक्ट टेबल की एग्जांपल है, ठीक है। और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि कुछ फील्ड प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं और कुछ फील्ड डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ऊपर जो आपने टाइपें पढ़ी वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की थी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, जो हमारा असली टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड difficult to understand database to a simple and easy to understand database। कि एक डेटाबेस है जो कि कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मुश्किल किस्म का बना हुआ है और उसको समझना आसान नहीं है। उसके हर टेबल में 10-10, 12-12 फील्ड बने हुए हैं और बेतहाशा रिकॉर्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको ऐसा बना दें कि वो सिंपल हो जाए और उसको आसानी से समझा जा सके, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हम प्रोसेस चलाएंगे, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिडंडेंसी को खत्म करना, डेटाबेस के अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना, एलिमिनेट करना अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जैसे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की अनोमलीज को डेटाबेस में से खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज को डेटाबेस में से। ये सारे प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब इसीलिए पहले मैंने आपको एनोमली और डिपेंडेंसी की बात बताई। अब एनोमली डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है? नॉर्मलाइजेशन के लिए हम डेटाबेस में नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म इज अ रिलेशन। नॉर्मल फॉर्म एक रिलेशन होता है, एक टेबल होता है, ठीक है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनोमलीज एंड डिपेंडेंसीज।
एक ऐसा टेबल जिसके अंदर किसी किस्म की एनोमली और डिपेंडेंसी नहीं होती, उसको हम कहते हैं ये एक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है। और नॉन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? वो टेबल जिसके अंदर डिपेंडेंसीज भी हो और एनोमलीज भी हो। तो हमारी डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, 4NF फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, 5NF फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और 6NF सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म। आमतौर पर हमारा जो डेटाबेस होता है वो 3rd NF तक जाता है, तीसरी नॉर्मल फॉर्म तक जाके फुल्ली नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है। हमें 4th, 5th और 6th में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बाय डायग्राम यहां समझाया गया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर वॉइस कोडेड, फिर 4th, 5th और 6th नॉर्मल फॉर्म आती है। ठीक है। अब डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन को हम समझते हैं वन बाय वन सारी नॉर्मल फॉर्म्स को। ठीक है। तो सबसे पहले ये टेबल जरा देखें। यहां पर आपको ये फुल नेम दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, मूवीज रेंटेड दी हुई है और सैल्यूटेशन दिया हुआ है। ठीक है। ये किसका है जी? एक वीडियो रेंटल शॉप का डेटाबेस है। कस्टमर्स का टेबल बना हुआ है जो कि मूवीज रेंट पर लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे आप जरा देख सकते हैं कि एक बंदे का रिकॉर्ड है जी जॉन्स का, वो ठीक है, लेकिन नीचे रॉबर्ट फिल का रिकॉर्ड एक दफा आया हुआ है, वो कुछ मूवीज लेके गया है। दूसरी दफा भी आया हुआ है, वो कोई और मूवी लेके गया है। तो बात तो इसकी ठीक है, बट फिजिकली रॉबर्ट फिल का एक एड्रेस और है और दूसरा एड्रेस और है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आए हुए हैं। ठीक है। एक बंदे के रिकॉर्ड को 2 दफा डाल दिया गया है। अब इस मिस्टेक को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वो टेबल होता है जिसके अंदर ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। हर सेल में क्या होना चाहिए? एक वैल्यू होनी चाहिए, 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। हर रिकॉर्ड को क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इस टेबल में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पर प्राइमरी की का कंसेप्ट ही नहीं है इस टेबल में। आप देखें, ये तो ऐसे फील्ड हैं जिनमें कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है। तो जरा नीचे चल के देखते हैं जी ये टेबल। ठीक है। जिसमें मिस्टेक्स थी दोबारा लिखा गया। ठीक है। तो इससे पहले हमारे टेबल में क्या चाहिए? हमें प्राइमरी की चाहिए ताकि हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ला सकें। तो प्राइमरी की के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, कल भी बात हुई है, परसों भी बात हुई है कि वो एट्रीब्यूट जो हमारे टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको प्राइमरी की कहते हैं। इसकी 2 खुसूसियात होती हैं, ये हमेशा नॉट नल होता है और ये हमेशा यूनिक होता है। ठीक है। तो प्राइमरी की बनाया जाए टेबल के अंदर। ठीक है। यहां मैंने प्राइमरी की के बारे में डिटेल से बात की। यहां पर उसने कहा जी कि अगर आप प्राइमरी की बनाते हैं तो यह मसला हल किया जा सकता है टेबल का। ठीक है। कैसे हल किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मैंने जी एक यहां पे एक एग्जांपल टेबल बनाता हूं। इस टेबल में मैं ये कर देता हूं, चले मैं प्राइमरी की भी बना देता हूं। रोल नंबर दे देता हूं, नेम दे देता हूं, फादर नेम दे देता हूं और आगे में दे देता हूं कोर्स। मैं इसको नॉन नॉर्मलाइज्ड पहले बनाता हूं। अब मैंने भी मिस्टेक की है।
देखिए मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने इसके आखिरी फील्ड के अंदर दो वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है। हालांकि मेरे रोल नंबर सारे क्या हैं, यूनिक हैं, प्राइमरी की मौजूद है टेबल में, बट फिर भी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा जी, यहां पे एक और टेबल क्रिएट करूंगा डेटाबेस में, जिसमें वही 4 फील्ड रखूंगा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और कोर्स। अब मैं रोल नंबर 121 दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, मैं अली को दे रहा हूं, जिसका फादर नेम क्या है, उस्मान है, ठीक है। और इसका कोर्स में रखूंगा क्या, GIT, ठीक है। दूसरे कोर्स के लिए मुझे इस बंदे को ये रिकॉर्ड नहीं देना, ठीक है। तो मेरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन मेरा रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मैं दूसरा रोल नंबर दूंगा इसको, ताकि इसका रिकॉर्ड में दूसरे कोर्स में डाल सकूं। तो मैंने इसे ऑफिस ऑटोमेशन का अलग से रोल नंबर दिया, अलग से रिकॉर्ड दे दिया। तो अब ये जिस फॉर्म में आ गया, इसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इस तरह बाकी सारे रिकॉर्ड्स के लिए भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि जब आपका डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि सिंगल कॉलम प्राइमरी की डज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन एनी सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्राइमरी की के अलावा किसी दूसरी की के ऊपर आपके टेबल के फील्ड को डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसने यहां पे बनाया मेंबरशिप आईडी, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस और सैल्यूटेशन रख लिया, ठीक है। अब कहता है ये सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, मेंबरशिप आईडी के ऊपर यहां पर। लेकिन जो मूवीज रेंटेड ऊपर उसने फील्ड रखा था, वो कहता है वो डिपेंड नहीं करता। तो उसके लिए उसने एक टेबल ही अलग बना दिया, मेंबरशिप आईडी और मूवी रेंटेड। तो अब ये डेटाबेस किस में आ गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये फॉरेन की का कंसेप्ट भी आता है। फॉरेन की क्या है, जैसे यहां पर देखें तो यहां मेंबरशिप आईडी क्या है, प्राइमरी की है। दूसरे टेबल में भी तो मेंबरशिप आईडी दे दी गई है, ठीक है। तो ये यहां प्राइमरी की नहीं है, ये यहां पर क्या है, फॉरेन की है, जो इस टेबल को मेंबर्स टेबल के साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो एक टेबल में प्राइमरी की होता है और दूसरे टेबल में नॉन की होता है। इसका काम क्या होता है, दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। जैसे उसने यहां भी बताया कि प्राइमरी की ये यहां पर है, लेकिन इस टेबल में ये प्राइमरी की नहीं है, तो इस टेबल में ये क्या है, फॉरेन की है। और ये इन दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हम दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग कर सकें, एरर ना आए हमारे पास। फिर हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी वो होता है कि नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर किसी एट्रीब्यूट का डिपेंड करना। जैसे हम कहते हैं नेम का सैल्यूटेशन जो है वो फुल नेम के साथ नहीं लिखा हुआ, अलग से लिखा हुआ है, तो ये नेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि नेम और फिजिकल एड्रेस दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मेंबरशिप आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी एंड बी इज डिपेंडेंट अपॉन सी वाली कंडीशन आ गई है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म यही है कि डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक जाए और उसमें किसी भी किस्म की ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो, तो हम कहते हैं ये क्या बन गया है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन गया। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले टेबल को ही तोड़ के इसने 3 टेबल्स में कन्वर्ट किया। इसने कहा मेंबरशिप आईडी, फुल नेम, एड्रेस और सैल्यूटेशन आईडी। अब मेंबरशिप आईडी यहाँ प्राइमरी की है और सैल्यूटेशन आईडी यहाँ पर फॉरेन की है। आगे चले जाए, मेंबरशिप आईडी और मूवी रेंटेड का दूसरा टेबल और सैल्यूटेशन का अलग ही टेबल बना दिया, सैल्यूटेशन आईडी और सैल्यूटेशन उसमें रखती है, ठीक है। अब तीनों टेबल डिफरेंट हैं,
और तीनों टेबल के एट्रीब्यूट उनकी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन गई। इसके बाद आ जाती है वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म यह है कि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक होने के बाद भी आपका डेटाबेस जो है वो अभी भी एरर दे रहा है, अभी भी उसमें मिस्टेक्स या एनोमलीज पाई जा रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे जी, उसके अंदर कैंडिडेट की बनाएंगे और उसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा। फिर आ जाएगा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ये है कि अगर आपके डेटाबेस में वॉइस कोडेड तक आने के बाद भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जेंडर, उसमें 2 वैल्यूज होती है, मेल और फीमेल, तो इस तरह के एट्रीब्यूट को डेटाबेस में से निकाल देना, रिजॉल्व कर देना, ठीक है, क्या कहलाता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। फिर आ जाता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कि एक टेबल चौथे नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया और वो उसके बावजूद भी एरर दे रहा है, तो हम उसको मजीद डिकम्पोज करें, मजीद छोटे टेबल्स में तकसीम करें और डेटा लॉस भी ना हो, तो वो होती है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। एट द एंड हमारे पास सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, तो सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में वैसे डेटाबेस एक्सपर्ट तो कहते हैं ये होती ही नहीं। ठीक है, बहरहाल सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म ये है कि ऊपर वाली 5 नॉर्मलाइज फॉर्म होने के बावजूद डेटाबेस में मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट किया जाए, उसको क्लियर किया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। आमतौर पर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइजेशन को माना जाता है, डेटाबेस के स्पेशलिस्ट मानते हैं। सिक्स्थ